These drugs inhibit the conversion of angiotensin 1 into angiotensin 2 by ACE only. अभी दूसरा पॉइंट, जब आपने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग दिया है तो उससे पहले जो एंजियोटेंसिन 2 जनरेट हो चुका है उसके एक्शंस हम ब्लॉक नहीं कर सकते। जब हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स की बात करते हैं तो इट इज यूज्ड फॉर द टू केसेस, एक सीएचएफ में भी जाता है और एक ब्लड प्रेशर लोअरिंग में भी जाता है। तो इनिशियली जब ग्रेटर फॉल होता है या आपको पता है कि ये मेडिसिन देने के बाद में बहुत ब्लड प्रेशर गिरता है, ऐसे वक्त आपको प्रॉपर डोज एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू हिज रीनल स्टेटस और एन नंबर ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। ठीक है, इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन 2 घंटे ही दिखाई देगा आपको, बट इसके वजह से जो पूरा एक इफेक्ट जनरेट हुआ है ये आपको कितनी देर तक दिखेगा, अप टू द 6 to 12 आवर्स। We are going to study the angiotensin converting enzyme inhibitors, ठीक है, ACE inhibitors, जो कैप्टोप्रिल, एनलेप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सब ड्रग जो आते हैं वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। नाउ कैप्टोप्रिल इज अ प्रोटोटाइप, ठीक है, ये प्रोटोटाइप एजेंट है या फिर कहे इस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। नाउ व्हेन वी आर डिस्कसिंग द angiotensin converting enzyme inhibitors, it means these drugs inhibit the conversion of angiotensin 1 into angiotensin 2 by ACE only। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे के समझ लो। हम ये कन्वर्जन ब्लॉक कर रहे हैं बट बाय ओनली दिस रूट। अगर कोई दूसरा ऑप्शनल एंजाइम है जो ये एबिलिटी रखता है कि वो कन्वर्ट करे एंजियोटेंसिन 1 into 2, तो वो कन्वर्जन ब्लॉक नहीं होता। एंड इन द बॉडी there are certain other enzymes which are able to convert angiotensin 1 into angiotensin 2। ये एक पॉइंट हुआ। अभी दूसरा पॉइंट, जब आपने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग दिया है तो उससे पहले जो एंजियोटेंसिन 2 जनरेट हो चुका है उसके एक्शंस हम ब्लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, सो दो डिसएडवांटेज इस क्लास को फेस करने पड़ते हैं। कौन से? कि ये सिर्फ ACE कन्वर्जन को ब्लॉक करता है और जो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है एंजियोटेंसिन 2 उसको हम ब्लॉक नहीं करते। ठीक है, आई होप कि ये इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट इस कैटेगरी का आपको समझ में आया होगा। तो देन नाउ जब हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स की बात करते हैं तो इट इज यूज्ड फॉर द टू केसेस, एक CHF में भी जाता है और एक ब्लड प्रेशर लोअरिंग में भी जाता है। नाउ व्हेन वी आर using it for the CHF, now the picture you are getting here, so by that mechanism it is used in case of CHF, उस particular mechanism के sequence को हम block करते हैं। but जो एक इसका important indication है या application या फिर use that is associated in case of lowering of blood pressure, यानी hypertension के केस में ये use होता है। तो हम समझ के लेंगे कि how these drugs are यूजफुल इन केस ऑफ लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, ध्यान से सुनना है। हमने जब CVS के एंजियोटेंसिन 2 के एक्शंस बता रहे थे तब हमने देखा था वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है बाय मल्टीपल मैकेनिज्म। ठीक है, सो जो पहला पॉइंट था इनहिबिशन ऑफ, जो पहला पॉइंट था डायरेक्ट एक्शन वैसोकंस्ट्रिक्शन का, तो यहाँ पे होता क्या है कि इनहिबिशन ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्शन by direct action of angiotensin 2, यानी angiotensin 2 डायरेक्टली वैसोकंस्ट्रिक्शन करने की एबिलिटी रखता है। तो वो एबिलिटी या फिर वो जो एक कॉन्सिक्वेंस था RAS में वो ब्लॉक होता है। नाउ अगेन कम टू दैट चार्ट, जो टर्मिनल स्ट्रक्चर्स थे आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स, वो ब्लॉक हो रहे थे यानी वैसोकंस्ट्रिक्ट हो रहे थे। तो उसके वजह से क्या हो रहा था? उसके वजह से हो रहा था इंक्रीज इन द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अभी आपने क्या किया है? वो वैसोकंस्ट्रिक्शन ब्लॉक किया है, तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा? देयर विल बी द फॉल इन द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। दिस 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है डायलेशन ऑफ कैपेसिटेंस वेसल। ओके, यहाँ पे लिखा है कंप्लायंस ऑफ लार्जर आर्टरीज। अभी हम अगर इसे सिर्फ ब्लड वेसल्स करके याद समझे तो दोनों भी केस में ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो रहा है। ठीक है, दिस इज द सिमिलैरिटी। अभी डिफरेंस क्या है इन दोनों पॉइंट्स में? यहाँ पे जो वेसल्स का डायलेशन हो रहा है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लड वॉल्यूम, ये एक चीज है।
एंड इन दिस यहाँ पे जो डायलेशन हो रहा है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लड प्रेशर। एंजियोटेंसिन 2 के दो मतलब एक क्रिस्टल के फेसेस कैसे रहते हैं, n नंबर ऑफ फेसेस इट हैव, वैसे एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन के कुछ दो फेसेस थे, इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से एक प्रेशर जनरेट हो रहा था, तो यहाँ पे ड्रग देने के बाद में ब्लड वॉल्यूम को कंसीडर करके एक डायलेशन होता है। इट मींस डायलेशन ऑफ कैपेसिटेंस वेसल, कैपेसिटेंस वेसल्स व्हिच डायलेट अकॉर्डिंग टू द ब्लड वॉल्यूम, और ये वेसल जनरली वेन्स रहते हैं। ठीक है, आपका एनाटॉमी का बेसिक नॉलेज कितना स्ट्रांग है, दैट ट्यूनिका, मीडिया, इंटीमा, ठीक है, एंड एक्सटर्ना, उनका लेयर कंपैरिजन टू द आर्टरीज एंड वेन्स, वो यहाँ पे आपको काम में आने वाला है। तो ये केस है वेन्स के बारे में, डायलेशन ऑफ कैपेसिटेंस वेसल मोस्टली वेन्स, एंड दिस इज compliance of larger artery increases. Compliance हो रहा है means वही ability to relax but with respect to pressure and associated with the arteries. इतना समझ में आया, दोनों भी जगह पे रिलैक्सेशन हो रहा है। नाउ अभी अगर मैं पूरा सीक्वेंस देखूं तो एंड में क्या रिजल्ट मिलेगा, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, ठीक है, वैसोडाइलेशन हो रहा है तो उस वजह से ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होगा, मीन्स ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे वेन्स इन्वॉल्व थे, यहाँ पे आर्टरीज इन्वॉल्व है, मींस एक जगह पे रीलोड कम हो रहा है और एक जगह से आफ्टर लोड कम हो रहा है, एंड एट द एंड यू विल गॉट वन इफेक्ट दैट विल बी fall in the systolic blood pressure as well as fall in the diastolic blood pressure. At the same time mean arterial pressure will also be decreased. ये थे functional effects of ACE inhibitor in lowering of blood pressure. हम क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये इसके बेसिक पॉइंट्स है। अभी फॉल इन ब्लड प्रेशर भी समझ के आ गया। अभी एक्चुअल कोर इंफॉर्मेशन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स के वजह से होता क्या है, देयर इज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फॉल इन ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर काफी हद तक गिर जाता है। मोस्टली पेरेंट्स के केस में होता है या ग्रैंड पेरेंट्स के केस में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हम क्लिनिक में लेके जाते हैं, ठीक है, और जब वो मतलब वो पेशेंट जब वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेता है उसमें ये रहता है ये मोस्टली, तो एक सडनली दवाई लेने के बाद में 2-3 दिन है ना बहुत ऐसे रिलैक्स हो जाती है, मतलब बेड पे मतलब बेड रेस्ट लेने लग जाते हैं और ज़्यादा कुछ ये नहीं करते, एक्टिविटी नहीं करते, लेजीनेस या कहो या फिर मतलब पूरी बॉडी डाउन हो जाती है। तो एक इनिशियल अमाउंट में बहुत बड़ा फॉल आ जाता है, ठीक है। जब आप घर में अभी डिजिटल मैनोमीटर्स भी आ गए, आप अगर उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करोगे ये मेडिसिन इनिशियली स्टार्ट करने का, तो बहुत नॉर्मल लेवल पे दिखाई देता है आपको ब्लड प्रेशर, यानी जो 140 150 ब्लड प्रेशर था किसी के पेरेंट्स का, तो डायरेक्टली आ जाता है समवेयर 120 या 110 के अराउंड में, तो वो रहता है ग्रेटर फॉल इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। नाउ इसके साथ में होता क्या है, और देयर इज डिक्रीज्ड इन प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, यानी रेनिन का ब्लड लेवल्स डिक्रीज हो जाता है, और फॉल इन द सोडियम लेवल्स। Now this reduction in blood pressure is dependent on, ये किस चीज पे डिपेंडेंट है, प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी एंड सोडियम लेवल्स। अभी प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी पे क्यों डिपेंडेंट है, इसका अगर आंसर देना हो तो ये कॉमन सेंस जैसी चीज है। रेनिन कर क्या रहा है आरएएस में, एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन इनटू एंजियोटेंसिन 1 एंड दैट इज एंजियोटेंसिन 2, तो वो एक एक्सिस जो है वो किसके वजह से जिंदा है, दैट इज ड्यू टू द रेनिन, ठीक है। सो रेनिन पे वो डिपेंडेंट करता है। अगर रेनिन ये मेडिएटर ही नहीं है हाइपरटेंशन का, या आरएएस आपकी रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, तो यहाँ से आपका लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर वाला इफेक्ट उतना नहीं मिलेगा जितना अभी मिल रहा है, ठीक है। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी एज वेल एज सोडियम लेवल्स, ठीक है। नाउ क्योंकि सोडियम लेवल इन टर्न कहीं से ना कहीं से इनको एक्टिव करता है आरएएस को, क्योंकि मैक्युला डेंसा अगर सोडियम नॉर्मल सेंस करेगा तो वो कभी रेनिन नहीं बढ़ाएगा, रेनिन नहीं बढ़ा तो एंजियोटेंसिन 1-2 जनरेट नहीं होंगे, ठीक है। तो दैट वो बेसिक वाला चार्ट जो था वो यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना है कि क्यों डिपेंडेंट है। नाउ रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मींस हाइपरटेंशन जो हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, देयर आर एन नंबर ऑफ हाइपरटेंशंस, काफी सारे क्लासिफिकेशन टाइप्स है, मैंने कुछ नॉर्मल वन यहाँ पे एनलिस्ट की है। रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन,
malignant hypertension, essential hypertension and accelerated hypertension. In all these hypertension there is a reduction in blood pressure. अभी आते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ. ये पूरा डिस्कशन आप दूसरे एसी इनहिबिटर्स को अप्लाई कर सकते हो, बट ये जो ग्रीन कलर में लिखा है it is associated with the captopril only. This represents the pharmacokinetics of captopril. अभी before moving into this point, यहाँ पे लिखा है greater fall in blood pressure occurs initially. ठीक है, हमने इस पे डिस्कस भी किया. तो इनिशियली जब ग्रेटर फॉल होता है, ये आपको पता है कि ये मेडिसिन देने के बाद में बहुत ब्लड प्रेशर गिरता है, तो ज्यादा फॉर्म में आके 30 mg के वगैरह 60 mg देने में मतलब नहीं रहता है. ऐसे वक्त आपको प्रॉपर डोज एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू हिज renal status or n number of other things are there. ठीक है, so proper dose adjustment are needed and especially in case of CHF. ठीक है, now if you are given this dose orally, तो 70% इसका oral absorption मिल जाता है. 70% यानी good. Then it is partly metabolized and partly excreted. कोई एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है. प्लाज्मा TRF is about only 2 hours, but action lasts for 6 to 12 hours. मतलब इसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 2 घंटे ही दिखाई देगा आपको, बट इसके वजह से जो पूरा एक इफेक्ट जनरेट हुआ है ये आपको कितनी देर तक दिखेगा, अप टू द 6 to 12 hours. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और यहाँ से आता है आपका डोसिंग फ्रीक्वेंसी एंड आपका टाइप ऑफ टैबलेट. ठीक है, जो कि फार्माकोथेरेपेटिक्स में इंक्लूड किया जाता है. आई होप ये पूरा पार्ट और स्पेशली दिस वन ये आपको समझ में आया होगा. इसके बाद में हम देखेंगे यूजेस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर.